Hello, everybody, and welcome to the second episode of English Grammar series, that is tenses. This is one of the most important chapters of English Grammar series. मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि टेंसेस के बगैर ना ही आप इंग्लिश लिख सकते हैं और ना ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि अर्थ का भयानक अनर्थ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मेरा आंसर होगा कि आई एम रिकॉर्डिंग एन एपिसोड, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. लेकिन अगर मैं ये कह देता कि आई रिकॉर्ड एन एपिसोड, तो इसका मतलब हो जाता कि मैं एपिसोड रिकॉर्ड करता हूँ, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस. टेंसेस हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन घटने का समय क्या है, यानी टाइम ऑफ एक्शन क्या है. 3 टेंसेस के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे: पास्ट यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, और फ्यूचर यानी कि भविष्य. इन सभी टेंसेस के 4 फॉर्म्स होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. यानी ये टोटल हो गए 12 टेंसेस. ये 12 टेंसेस अलग अलग टाइम ऑफ एक्शन को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और कभी कभी इंटरचेंजेबली भी यूज़ किए जाते हैं. एक एक करके हम इन्हें समझेंगे. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही. वही एग्जाम्पल जिससे मैंने इस सेशन की शुरुआत की थी कि आई एम रिकॉर्डिंग एन एपिसोड. इसका मतलब है कि मैं एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक अनफिनिश्ड एक्शन की बात करता है, एक ऐसा एक्शन जो इस वक्त चल रहा है और अभी फिनिश नहीं हुआ है. लेट्स से अगर ये एक टाइमलाइन है और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट और इधर है फ्यूचर, तो ये मान लीजिए कि इस पॉइंट पे मैंने एपिसोड रिकॉर्ड करना शुरू किया था और वो चलता रहा. मुझे प्रेजेंट में पूछा गया है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मेरा आंसर था कि आई एम रिकॉर्डिंग एन एपिसोड, यानी कि इस पॉइंट पे मैं एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी एक ऐसा एक्शन जो अभी फिनिश नहीं हुआ है और वो चल रहा है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा यानी ही, शी, इट या कोई नाम, लेट्स से रोहित, तो हम यूज़ करेंगे इज. वी, यू, दे के साथ आर. जो मेन वर्ब होती है, जो यहां पर रिकॉर्ड थी, उसके पीछे ING लगता है. जैसे कि आई एम वर्किंग, शी इज वर्किंग, बट दे आर वर्किंग. ये तो बात हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की. अब हम उन सिचुएशन को देखते हैं जहां जहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है. पहली सिचुएशन तो वही है, एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी एक्शन उस वक्त हो रहा है जिस वक्त उसे बोला जा रहा है. आई एम रिकॉर्डिंग एन एपिसोड में जिस वक्त मैं ये बोल रहा था उस वक्त ये एक्शन एक्चुअली हो रहा था. कभी कभी एक्शन उस वक्त नहीं हो रहा होता जिस समय उसे बोला जा रहा है, लेकिन उस दौरान हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू वर्क इन पेरिस, सो आई एम लर्निंग फ्रेंच. मैं पेरिस में काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं फ्रेंच सीख रहा हूं. अब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बोलने वाला उसी वक्त फ्रेंच सीख रहा है जिस वक्त वो ये बोल रहा है, लेकिन वो इस दौरान सीख रहा है. उसी तरह से ये लेडी फ़ोन पे अपने फ्रेंड से कहती है कि आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग नोवेल. मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल पढ़ रही हूँ. ऑफ कोर्स वो इस वक्त नहीं पढ़ रही है क्योंकि इस वक्त वो फ़ोन पे बात कर रही है, लेकिन वो इस दौरान पढ़ रही है और ये एक अनफिनिश्ड एक्शन है, वो बुक के बीच में कहीं पहुंची है अभी. इसका एक यूसेज हम टाइम वर्ड्स के साथ भी करते हैं, जैसे टुडे, दिस ईयर, दिस वीक. पर इसमें यही बात आपको ध्यान देनी है कि वो एक अनफिनिश्ड टाइम पीरियड होना चाहिए. जैसे योर परफॉर्मेंस इज इम्प्रूविंग दिस ईयर, आपकी परफॉर्मेंस इस साल इम्प्रूव हो रही है. लेकिन क्या ये साल ख़त्म हो चुका है? नहीं, हम इस साल के बीच में कहीं हैं और आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है. उसी तरह से यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आप आज मेहनत कर रहे हैं. हो सकता है वो जनरली मेहनत ना करता हो या कल उसने मेहनत ना की हो, बट वो आज मेहनत कर रहा है और आज अभी ख़त्म नहीं हुआ है. लेट्स से उसने उसे लंच टाइम पे कहा कि यू आर वर्किंग हार्ड टुडे. इसीलिए हम इसे एक टेम्पररी सिचुएशन भी कहते हैं. ये एक परमानेंट सिचुएशन नहीं है. इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा. एक सिचुएशन होती है जहां पर हम चेंजेस को दिखाते हैं जो इस दौरान हो रहे हैं. जैसे द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट,
हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये एक चेंज है जिसे हम दिखा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ। वैसे ही द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स, यानी सिचुएशन पहले बैड होगी और अब वो वर्स हो गई, तो बैड से वर्स का जो चेंज है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से दिखा रहे हैं। इंक्रीज, गेट, बिकम, राइज, फॉल, ग्रो, इम्प्रूव, बिगिन, स्टार्ट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम चेंजेस दिखाते हैं जो इस दौरान हो रहे हैं, इनके पीछे आईएनजी लगा के। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, या इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। मैंने इसे मेजरली 3 सिचुएशन में डिवाइड किया है जहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज किया जाता है। सबसे पहला है हैबिट या रूटीन को दिखाने के लिए। जैसे मैंने कहा था कि आई एम रिकॉर्डिंग एन एपिसोड, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि मैं एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन आई रिकॉर्ड एन एपिसोड एक हैबिट है कि मैं एपिसोड रिकॉर्ड करता हूं, तो ये मेरी एक हैबिट है या एक रूटीन है। और अगर मैं इसमें एक फ्रिक्वेंसी भी लगा दूं तो ये सेंटेंस ऐसा बन जाएगा कि आई रिकॉर्ड एन एपिसोड एवरी वीक। एवरी वीक उस एक्शन की होने की फ्रिक्वेंसी को बता रहा है कि कब कब वो होता है। आई रिकॉर्ड एन एपिसोड एवरी वीक, या आई रिकॉर्ड एन एपिसोड ऑन संडेज, फॉर एग्जाम्पल आई रिकॉर्ड एन एपिसोड वंस अ वीक इन द समर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। सब्जेक्ट के बाद सीधे सीधे मेन वर्ब आ जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो सब्जेक्ट के बाद सीधे सीधे वर्ब आती है, लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही, शी, इट या कोई नाम, लेट से रोहित, तो वर्ब के पीछे एस, ई एस या कुछ केसेस में आई ई एस लगता है। जैसे ही गोज फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, वो हर शाम वॉक पर जाता है। तो ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हमने गो के पीछे ई एस लगाया है, गोज। इसे बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस पे मैंने एक बहुत ही डेडिकेटेड सेशन बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस सेशन को देख सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर में आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या फिर डज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव बना दूं, ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, वो हर शाम वॉक पर नहीं जाता, तो यहां पर मैंने एक हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करी है डज। डज इसलिए करी है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, लेकिन अगर आई यू वी दे होता तो मैं डू नॉट यूज करता। और जो मेन वर्ब होती है, यहाँ पर गो मेन वर्ब है, वो अपने बेस फॉर्म में रहेगी, उसके पीछे अब एस या ई एस आपको नहीं लगाना। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ही डज नॉट गोज फॉर अ वॉक, तो इस बात का ध्यान देना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। डज ही गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा गया है तो हम क्वेश्चन वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे वेयर, वाई, हाउ या व्हेन, तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगा, यानी वेयर डज ही गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग या व्हेन डज ही गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। एक्शन के होने की फ्रीक्वेंसी को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से भी दिखा सकते हैं, जैसे ही ऑफन गोज फॉर अ वॉक या ही नेवर गोज फॉर अ वॉक। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें ये बताते हैं कि एक्शन कितना परसेंटेज में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ ही ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक, यानी 100% वो वॉक पर जाता है। ही यूजुअली गोज फॉर अ वॉक, यानी लगभग 80%। ऑफन गोज फॉर अ वॉक, ही समटाइम्स गोज फॉर अ वॉक, यानी लगभग 50%, यानी कभी कभी जाता है। और इसके बाद फिर नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज शुरू हो जाते हैं, जैसे ही ओकेजनली गोज फॉर अ वॉक या ही रेयरली, सेल्डम या हार्डली, यानी ना के बराबर वॉक पर जाता है। और नेवर का मतलब तो फिर 0% है। अब हम बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के दूसरे यूसेज की तरफ, जो है फैक्ट्स। फैक्ट्स को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जैसे ही वर्क्स एट अ शॉप, वो एक शॉप पर काम करता है। वो एक शॉप पे काम करता है, ये उसकी लाइफ का एक फैक्ट है। शी स्पीक्स फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलती है, ये उसकी लाइफ का एक फैक्ट है। या हम इसे परमानेंट सिचुएशन भी कहते हैं कि ही वर्क्स एट अ शॉप, ये उसकी एक परमानेंट जॉब है, और शी स्पीक्स फ्रेंच, ये उसकी एक परमानेंट सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिन बाद भूल जाएगी फ्रेंच बोलना, वो बोलती है, ये एक परमानेंट सिचुएशन है।
फैक्ट एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है, जैसे द अर्थ गोज अराउंड द सन या द सन राइजेज इन द ईस्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का तीसरा यूसेज है मिसलेनियस यूज, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशंस देने में, सीरीज ऑफ इवेंट्स बताने में, कमेंट्री में, न्यूज़ हेडलाइंस में। फॉर एग्जांपल अगर हम डेमोन्स्ट्रेशंस की बात करें तो लेट्स से अगर आपको कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है कि कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है, तो जो भी एक्शन वाला पार्ट है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस पे कहा जाता है। जैसे वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, वी नेविगेट फॉर कंट्रोल पैनल, वी क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, देन वी डबल क्लिक ऑन प्रोग्राम अनइंस्टॉल एंड इंस्टॉल आइकॉन एंड सो ऑन। तो ये जो एक्शन वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसी तरह से कमेंट्री में जो कमेंट्रेटर होते हैं वो एक्शन वाले पार्ट को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं ताकि जल्दी जल्दी बोला जा सके। जैसे बार्सिलोना टीम्स लुक्स वेरी एक्साइटेड टुडे, मेसी टेक्स द बॉल, ही स्ट्राइक्स द बॉल। तो ये एक्शन पार्ट है, उसने ऐसा नहीं कहा कि मेसी इज टेकिंग द बॉल, ही इज स्ट्राइकिंग द बॉल। न्यूज़ हेडलाइंस को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है, जैसे द मिनिस्टर साइंस द डील। यहाँ पर एक और यूसेज लिखा हुआ है स्टेटिव वर्ब्स और परफॉर्मेटिव्स। स्टेटिव वर्ब्स और परफॉर्मेटिव्स के साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स होते क्या हैं। वर्ब जनरली दो तरह के होते हैं, डायनेमिक वर्ब जहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे रन, जंप, क्लाइंब, टॉक। तो ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें बॉडी मूवमेंट या मूवमेंट इन्वॉल्व है। स्टेटिव वर्ब ऑन दी अदर हैंड ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी स्टेट को दिखाते हैं, किसी चीज़ की अपीयरेंस या उसकी प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। इन्हें परफॉर्मेटिव्स भी कभी कभी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे वर्ब होते हैं कि जैसे ही इन्हें बोला जाता है ये खुद ब खुद परफॉर्म हो जाते हैं। तो जैसे ही आप इस वर्ब को बोलेंगे एक्शन खुद परफॉर्म हो जाएगा, उसे उसमें कोई मूवमेंट या एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हेट, तो अगर मैं कहूँ कि ही हेट्स यू, तो हेट्स कहना ही उस एक्शन को परफॉर्म कर लेना है, उसमें कोई मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे स्टेटिव वर्ब्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझ जाएं, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर स्टेटिव वर्ब्स लिखे हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे इमोशन को दिखाने वाले स्टेटिव वर्ब हेट, लाइक, लव, प्रेफर, तो ये सब इमोशन को दिखाने वाले स्टेटिव वर्ब्स हैं। सेंस या परसेप्शन को दिखाने वाले हेयर, सी, लुक, स्मेल। मेंटल स्टेट फॉरगेट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड। पोजेशन को दिखाने वाले हैव, ओन, बिलोंग, एट्सेट्रा। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि स्टेटिव वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं होते। स्टेटिव वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूस फॉर्म, तो ये आपको याद रखना है। इन्हें आप हमेशा प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ हेटिंग यू नहीं कहा जा सकता, या आई एम लविंग इट नहीं कहा जा सकता। ऑफकोर्स आपने मैकडोनल्ड के बैनर में ज़रूर पढ़ा होगा आई एम लविंग इट, पर ये जो ब्रांड्स होते हैं ये ग्रामर के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, इनके पास वो क्रिएटिव लिबर्टी है ताकि चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाया जा सके, बट ग्रामेटिकली वो गलत है। तो आई एम लविंग इट इज़ इनकरेक्ट, आई लव इट इज़ करेक्ट। ही इज़ हेटिंग यू इज़ इनकरेक्ट, ही हेट्स यू। वैसे ही आर यू अंडरस्टैंडिंग मी नहीं कहा जाता, हालांकि हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं कि क्या आप हमें समझ रहे हैं, पर इंग्लिश में आपको कहना होगा डू यू अंडरस्टैंड मी, ना कि आर यू अंडरस्टैंडिंग मी। इट इज़ टेस्टिंग नाइस, ये बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, बट इन इंग्लिश इट टेस्ट्स नाइस। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटिव वर्ब्स में स्टार मार्क किया है, जैसे सी, लुक, स्मेल, टेस्ट, थिंक, फील और हैव। खास तौर पे सेंसेस और परसेप्शन वाले स्टेटिव वर्ब्स, इनमें मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये ऐसे वर्ब्स हैं जो दोनों फॉर्मेट में यूज़ किए जाते हैं, स्टेटिव और डायनेमिक, पर दोनों केसेस में इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो अगर आप मीनिंग का डिफरेंस समझ जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्मेल और टेस्ट की बात अगर हम करें, अगर स्मेल और टेस्ट किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को बता रहा है जो वो पजेस करती है, तो उसे हमेशा स्टेटिव रखा जाएगा। जैसे द डिश स्मेल्स नाइस या इट टेस्ट्स लाइक चिकन, तो ये उस चीज़ की प्रॉपर्टी बता रहा है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को यूज़ करके स्मेल या टेस्ट किसी चीज़ को करते हैं, तो जहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, तब इसे डायनेमिक फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे
ही इज़ स्मेलिंग द डिश टू सी वेदर इट्स ईडेबल और नॉट, या शी इज़ टेस्टिंग द चिकन टू सी द अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड। यहाँ पर उस चीज़ की प्रॉपर्टी जो वो पजेस करती है वो नहीं कही जा रही है। तो जब प्रॉपर्टी जो वो पजेस करती है यानी स्टेट वो पजेस करती है तो उसे स्टेटिव की तरह यूज़ किया जाएगा, लेकिन जब मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तो डायनेमिक। वैसे ही थिंक या फील अगर ओपिनियन को दिखाता है तो वो हमेशा स्टेटिव होगा। जैसे आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, या आई फील दैट दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू वर्क, मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है काम करने का। बट थिंक या फील अगर आप अपने माइंड को यूज़ करके सोच रहे हैं या अपने इमोशंस को यूज़ करके फील कर रहे हैं, उस केस में उसमें आईएनजी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग अबाउट माई नेक्स्ट हॉलीडेज़, मैं अपने नेक्स्ट हॉलीडेज़ के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है नहीं है, मैं सोच रहा हूँ। उस केस में क्या था, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया है। बट आई एम थिंकिंग अबाउट माई नेक्स्ट हॉलीडे, मैं सोच रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे मतलब मैं बहुत ही टायर्ड महसूस कर रहा हूँ, तो ये महसूस से रिलेटेड है। तो आई होप यू गेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब बात करते हैं लुक और सी की। देखिए, पहले तो लुक और सी के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए। दोनों का मतलब देखने से है, लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। लुक का मतलब है इंटेंशनली किसी चीज़ को देखना, लेकिन सी का मतलब है बिना किसी इंटेंशन के। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आप टीवी देख रहे हैं घर पे और आपका दोस्त आपको कहता है कि हे लुक इट्स रेनिंग, तो आप अपनी बॉडी का मूवमेंट करेंगे, बाहर देखेंगे खिड़की से और बारिश हो रही है, तो वहाँ पर एक मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो वहाँ हम लुक यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ लुकिंग एट द स्क्रीन, वो स्क्रीन की तरफ देख रहा है, यानी कि इंटेंशनली देख रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉर यू, वो आपको ढूंढ रहा है। बट सी ऑन दी अदर हैंड, सी का मतलब होता है परसेप्शन विद आइज। देखिए, हमारी आंखें हमेशा खुली रहती है सिवाय जब हम उसे इंटेंशनली बंद करें या सो जाएं। उस केस में जो भी आपके सामने आएगा तो आप उसे इंटेंशनली नहीं देख रहे हैं, वो आपके सामने अपने आप आ रहा है और वो आपको दिख रहा है खुद ब खुद। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार में बैठे हैं और आप जा रहे हैं और आपके सामने कुछ पेड़ हैं, तो आप कहेंगे आई सी अ फ्यू ट्रीज या आई सी अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, तो वहाँ आप इंटेंशनली नहीं देख रहे हैं, वो सब आपको दिख रहा है। आई सॉ हिम यस्टरडे एट द हॉस्पिटल, मैंने उसे कल हॉस्पिटल में देखा, तो मैं हॉस्पिटल अपने काम से गया था, मैं अपना काम कर रहा था और वो मेरे सामने से आ गया तो मैंने उसे देखा। इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए सी जिसमें इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होता उसमें आईएनजी नहीं लगता। मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम सीइंग अ फ्यू ट्रीज या आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, लेकिन लुक में इंटेंशन इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ही इज़ लुकिंग एट द बिल्डिंग, ही इज़ लुकिंग एट द स्क्रीन। तो ये तो लुक का डायनेमिक यूज़ है और सी का स्टेटिव यूज़। लेकिन लुक स्टेटिव भी यूज़ होता है और सी डायनेमिक भी यूज़ होता है। देखिए कैसे। लुक स्टेटिव की तरह यूज़ होगा जब वो किसी चीज़ की अपीयरेंस को बता रहा है कि कोई चीज़ कैसी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, द केक लुक्स डिलिशियस, केक बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी एक अपीयरेंस है। तो वहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि द केक इज़ लुकिंग डिलीशियस। वैसे ही सी का मतलब अगर किसी से मिलने से है, ही इज़ सीइंग द डॉक्टर टुमारो, वो कल डॉक्टर से मिलने वाला है, तो यहाँ पर सी का मतलब है मिलना यानी कि मीट। सी का एक और मतलब होता है रिलेशनशिप, तो वहाँ पर भी हम इसमें आईएनजी लगाते हैं। दे आर सीइंग ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, तो दे आर सीइंग ईच अदर। तो ये सी का डायनेमिक यूज़ है। एक वर्ड मैंने आपको और बताया था, हैव। हैव भी स्टेटिव और डायनेमिक दोनों की तरह यूज़ होता है। अगर हैव का मतलब पोजेशन से है तो आप हमेशा उसे स्टेटिव रखेंगे, वहाँ पर आप डायनेमिक नहीं कर सकते। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव टू ब्रदर्स, तो यहाँ पे पोजेशन है, कोई चीज़ आप ओन करते हैं, तो वहाँ पर आप इसे कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। वैसे ही इलनेस, अगर आप किसी बीमारी को दिखा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, जिसमें अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। जैसे मैंने बहुत बार सुना है लोगों को कहते हुए आई एम हैविंग अ हेडेक। दिस इज़ इनकरेक्ट। आपको कहना होगा आई हैव अ हेडेक, या मोर नेचुरली आपको कहना होगा आई हैव गॉट अ हेडेक। हैव का डायनेमिक यूज़
होता है उसके पीछे आईएनजी लगाया जा सकता है जब हम खाने की बात करते हैं, जैसे आई एम हैविंग माई लंच या आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस में मैंने देखा है जहाँ पर हैव की जगह हैविंग यूज़ किया जाता है, जैसे थैंक्स फॉर हैविंग मी हेयर। असल में वो कहना चाह रहा है कि थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हेयर, तो इनवाइटिंग की जगह उसने हैव का यूज़ कर लिया हैविंग, तो यहाँ पर इनवाइटिंग का रिप्लेसमेंट है हैविंग, तो थैंक्स फॉर हैविंग मी हेयर ये ग्रामेटिकली सही है। वैसे ही जब हम किसी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जैसे कि आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, यानी कि आई एम एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेट टाइम, तो यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग की जगह पर हैविंग का यूज़ हुआ है। तो ये कुछ सिचुएशन है जहाँ पर इसका यूसेज डायनेमिक की तरह होता है। आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर पोजेशन या इलनेस होगा तो वहाँ पर आप हैव को स्टेटिव रखेंगे, उसके पीछे आईएनजी नहीं लगाया जा सकता। तो आपने पढ़ लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब एक साइड टू साइड कंपैरिजन करते हैं, चीज़ें और थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, ही इज़ स्टेइंग विद मी, ही स्टेज विद मी। दोनों सेंटेंस सही है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। ही इज़ स्टेइंग विद मी का मतलब है एक टेम्पररी सिचुएशन, यानी कि वो मेरे साथ रहता है बट टेम्परली, नॉट परमानेंटली। ही स्टेज विद मी मतलब परमानेंट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें एक टेम्पररी सिचुएशन के बारे में बताता है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें एक परमानेंट सिचुएशन के बारे में बताता है। द इकॉनमी ग्रोज दिस ईयर, इस साल इकॉनमी बढ़ रही है। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। इस साल इकॉनमी बढ़ रही है, वो हर साल नहीं बढ़ती। अगर ऐसा होता सेंटेंस द इकॉनमी ग्रोज एवरी ईयर, तो ये बिल्कुल सही होता कि इकॉनमी हर साल बढ़ती है, फिर ये एक परमानेंट सिचुएशन हो जाती। द इकॉनमी ग्रोज दिस ईयर एक टेम्परेरी सिचुएशन है कि इस साल इकॉनमी बढ़ रही है, तो आपको इसे कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करना होगा। आपको कहना होगा द इकॉनमी इज़ ग्रोइंग दिस ईयर। उसी तरीके से आप ये भी नहीं कह सकते द इकॉनमी इज़ ग्रोइंग एवरी ईयर, क्योंकि फिर वो एक परमानेंट सिचुएशन हो जाती है, और परमानेंट सिचुएशन के लिए आपको कहना होगा द इकॉनमी ग्रोज एवरी ईयर। आई एम नीडिंग सम वाटर। अब देखिए ये सिचुएशन तो टेम्पररी है कि उसे पानी की ज़रूरत है, तो एक टेम्पररी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस गलत है क्योंकि नीड एक स्टेटिव वर्ब होता है, और मैंने कहा था कि स्टेटिव वर्ब्स के साथ फिर चाहे टेम्पररी सिचुएशन हो या परमानेंट सिचुएशन हो, हर केस में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है। आई नीड सम वाटर। व्हाट टाइम यू लीव ऑफिस, आप ऑफिस किस समय लीव करते हैं, यानी आप किस समय ऑफिस से निकलते हैं। तो व्हाट टाइम यू लीव ऑफिस ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा डू, तो इसका सही आंसर होगा व्हाट टाइम डू यू लीव ऑफिस। सो दिस एंड्स आवर सेकेंड एपिसोड ऑफ इंग्लिश ग्रामर सीरीज, दैट इज टेंसेज। नेक्स्ट सेशन में हम पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे, और धीरे धीरे हम 12 के 12 टेंसेस पढ़ेंगे और सबको कंपेयर करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।